उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर से खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। अब इनकी नजर सरकारी जमीन और सरकारी मिट्टी पर लगी हुई है। इन मिट्टी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक ही रात में सैकड़ों ट्रक, गाड़ी और जेसीबी इन सरकारी भूखंडों से रातों रात गायब कर दी और पुलिस को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। इन माफियाओं ने एक रात में 60 लाख रुपए से ज्यादा की मिट्टी चट कर दी। ये मामला नोएडा सेक्टर 153 और नोएडा सेक्टर 154 का है, जहां नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने बकायदा पत्र लिखकर पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मिट्टी चोरी होने की शिकायत की। इतना ही नहीं, उन्होंने मिट्टी की तस्करी करने वालों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की माने तो वहां पहले से भी कई बार इसी तरीके की पुलिस को शिकायत मिल चुकी है। साथ ही साथ संबंधित थाना नॉलेज पार्क को भी कई बार जानकारी देते आए हैं, लेकिन उस क्षेत्र में न पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है और न ही किसी तरह की कार्रवाई की जाती। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया। बीते 2 दिनों में कई जगह पर हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। यूपी में अब मानसून का असर दिखने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज झमझमाकर बारिश का अनुभव जताया जा रहा है, जिससे मौसम सुहाना हो गया। अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। कई इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज ज्यादातर जगह पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार में झोंकेदार हवाएं चलेंगी। वहीं पूर्व यूपी में आज जमकर बादल बरसेंगे। सुबह से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा रखा है। पूर्व यूपी में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। 18 और 19 जून को पूरे यूपी में झमझमाकर बारिश होगी। 22 जून तक प्रदेश में बारिश और वज्रपात का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं कहीं भारी बारिश के साथ साथ बहुत भारी बारिश होगी। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नए प्रभार सौंपे हैं। इनमें कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके पास वर्तमान में कोई जिम्मेदारी नहीं, वहीं कुछ को और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 2000 बैच की वरिष्ठ अधिकारी दिलराज कौर को सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव के तौर पर तैनात किया गया। इसके साथ ही उन्हें सामाजिक कल्याण और SC ST OBC कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। वहीं 2003 बैच के अधिकारी नंदिनी पालीवाल, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा सचिव हैं, अब व्यापार और आयुक्त की भूमिका निभाएंगी। उनकी जगह शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पंडुरंग के पोल को दी गई है। वर्तमान में संभागीय आयुक्ति के पद पर कार्यरत नीरज सेमवाल को भूमि और भवन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार, परिवहन आयुक्त निहारिका राय को दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC की चेयरमैन की अतिरिक्त जिम्मेदारी, 2012 बैच के अधिकारी प्रिंस धवन को DTC के प्रबंधक निदेशक यानी कि MD और परिवहन विभाग में विशेष आयुक्ति का प्रभार और रश्मि सिंह को महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिले के कोकसर रोहतांग मार्ग पर ग्राममुख के समीप एक टेम्पो ट्रैवलर के पलटने से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। समतल जगह न होने की वजह से ये टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। टेम्पो ट्रैवलर हरियाणा के सोनीपत की बताई जा रही है, जिसमें कुल 24 यात्री सवार थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मनाली रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस लाहौल स्पीति की 3 टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज ने बताया कि डिप्टी SM मुख्यालय केलांग के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। बाकी सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज देने के बाद बेहतर उपचार के लिए मनाली भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना को लेकर मोहन यादव सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। CM मोहन यादव ने कहा कि अगले महीने बहनों को 1250 रुपए के अलावा 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन को देखते हुए यह ऐलान किया। एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगले महीने फिर से 1250 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन रक्षाबंधन के 250 रुपए भी बहन बेटियों के लिए मिलने वाले हैं। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 रुपए मिलेंगे। CM मोहन यादव ने यह भी कहा कि हमारी 5 साल की सरकार है, धीरे धीरे इस रकम को 3000 रुपए कर दिया जाएगा। हम 3000 रुपए हमारी बहनों को देंगे। इससे पहले CM मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की 25वीं किश्त पात्र महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की। उन्होंने अपने एक हैंडल पर लिखा कि हमारी सरकार मातृशक्ति के सशक्तिकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। माताएं, बहनें और बेटियां हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए।
बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 मिलेंगे, 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। धीरे धीरे करके ये 5 साल की सरकार है, 3000 रुपया महीना हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात के विसावदर सीट पर हो रहे उपचुनाव प्रचार के लिए खड़िया गांव में विशाल जनसभा कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 30 साल के राज में गुजरात को 50 साल पीछे ढकेल दिया। आज गुजरात में बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार कुछ भी नहीं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में शानदार सड़कें बन रही हैं, लेकिन बीजेपी 30 साल में सड़क तक नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि भले ही गुजरात में बीजेपी 30 साल से है, लेकिन 20 साल से विसावदर के लोगों के जीतने नहीं पाए हैं। विसावदर का चुनाव महाभारत से कम नहीं है। बीजेपी के पास अथाह पैसा और पावर है, तो आम आदमी पार्टी के पास जनता का प्यार है। जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी। अरविंद केजरीवाल ने एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि राजकोट से जूनागढ़ का रास्ता सड़क से 125 किलोमीटर का है। राजकोट से जूनागढ़ की सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि मुझे आने में 3.5 घंटे लग गए। आज पूरी दुनिया आधुनिक हो रही है, दुनिया भर के शानदार सड़कें बन रही हैं, लेकिन गुजरात में 30 साल राज करने के बाद भी बीजेपी सड़कें नहीं बना पाई। सिंगापुर एक छोटा सा शहर है, गुजरात से भी छोटा सा है। 1963 में सिंगापुर आजाद हुआ और 1993 तक 30 साल के अंदर सिंगापुर दुनिया का नंबर 1 देश बन गया, सबसे अमीर देश बन गया। 30 साल के अंदर उन्होंने कितनी तरक्की कर ली। जापान ने 30 साल में, जापान तहस नहस हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान ने तरक्की कर ली, सारी दुनिया ने तरक्की कर ली। 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी गुजरात को 50 साल पीछे ले गई है। आज गुजरात के अंदर कुछ भी नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना पेपर, ना रोजगार है, महंगाई हो रही है, चारों तरफ हाहाकार छाया हुआ है। लेकिन आज मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच में आया हूं विसावदर के लोगों को सैल्यूट करने के लिए। आप लोग गजब के लोग हो। उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 11,690 प्रभावित कृषक परिवारों को 561 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता का ऑनलाइन अंतरण किया, जिसमें अलीगढ़ जनपद के भी 103 परिवार शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 1144 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ये योजना प्रदेश सरकार की किसान केंद्रित सोच और संवेदनशीलता का परिचारक है। प्रदेश सरकार हर उस किसान के परिवार के साथ खड़ी है जो किसी दुर्घटना का शिकार हुआ। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे कठिन समय में पीड़ित परिवारों को त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित कर सके। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 3 में एक आवासीय गोदाम के आबकारी विभाग और थाना बिसरख पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में करोड़ों के अवैध शराब बरामद की गई। आरोपी पुरानी शराब की बोतलों पर नए वित्तीय वर्ष के फर्जी स्टिकर लगाकर बाजार में बेच रहा था, जिससे भारी मुनाफा कमाया जा रहा था। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई छापेमारी में कुल 435 बोतल अंग्रेजी शराब, 1911 पेटी बियर यानी कि लगभग 45,855 बोतल बियर और 56 फर्जी स्टिकर बरामद किए गए। पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की कुल अनुमानित कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों को पकड़कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने मौके से सचिन कुमार जायसवाल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मार्च महीने में सस्ती दरों पर बेची जा रही शराब की बड़ी खेपी जुटा रहा था। 1 अप्रैल से लागू नई आबकारी नीति के चलते पुराने लाइसेंस धारकों को शराब बेचने की अनुमति समाप्त हो गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने 30 से 50% छूट पर पुरानी शराब खरीदी और फिर उस पर चालू वित्तीय वर्ष के स्टिकर चिपका दिए, जिसके बाद इस शराब को बाजारों में बेचने के लिए ले जाया गया। यूपी के बागपत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी से मिलने आए अजनबी युवक का पति ने विरोध किया तो इस बात पर पत्नी को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने अपने मायके वालों को बुला लिया और पति की बेरहमी से पिटाई करवा दी। आरोपियों ने उसे गली में ले जाकर बुरी तरह पीटा और पत्नी अपनी आंखों के सामने पति को पिटवाती रही। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बागपत के सिंधावली अहीर थाना क्षेत्र के डोला गांव का है, जहां रहने वाले रोहित अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहता है।
रोहित ने बताया कि 14 जून को उसकी पत्नी के गांव हुंगरी जनपद अलीगढ़ से एक युवक उनके घर आया था। जब उसने पत्नी से उसके बारे में सवाल किया तो पत्नी ने उसे कुछ नहीं बताया, जिसके बाद उसने युवक को घर में नहीं घुसने दिया और बाहर निकाल दिया। इस बात पर उसकी पत्नी भड़क गई और उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने अपने मायके से भाई, पिता और दूसरे रिश्तेदारों को फोन करके बुला लिया। देर रात जब वो अपने घर पर सो रहा था तभी रात में उसके रिश्तेदार घर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने उसे घर से बाहर बुला लिया और गली में घसीटते हुए बाहर ले गए। इसके बाद उन सभी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। पूरी घटना के दौरान पत्नी भी वहां पर खड़ी रही और अपने भाइयों को पति की पिटाई के लिए उकसाती रही। यूपी के महाराजगंज से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ जल्लाद रूप पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें पत्नी बुरी तरह झुलस गई, जबकि गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। जबकि पत्नी को नाजुक हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक फरिंदा थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी सुमन और पति गोविंद के बीच कुछ दिनों से आपसी विवाद चल रहा था। इसको लेकर रविवार की रात करीब 11 बजे पति गोविंद नाराज होकर पत्नी पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दिया। इससे विवाहित गंभीर रूप से झुलस गई। महिला के चिल्लाते हुए बाहर आई, तब जाकर आसपास के लोग दौड़कर आग को बुझाए। तब तक वो गंभीर रूप से झुलस गई थी। परिजन विवाहित को इलाज के लिए तत्काल बनकटी ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा वर्मा और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए। पुलिस की पूछताछ में विवाहित ने पति पर आरोप लगाया कि उसने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जाता है कि पति पत्नी दोनों के एक दूसरे पर शक करते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार होती रही। रविवार की रात भी यही बात हुई। पत्नी ने पति के चरित्र को लेकर लांछन लगाया तो पति ने भी उन पर लांछन लगाया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि पति बाइक से पेट्रोल निकालकर पत्नी पर छिड़क दिया। जब तक वो अपना बचाव करती तब तक आग लगकर वो फरार हो चुका था। आज कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद उसे नागपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। डीसीपी नागपुर लोहित मतानी ने बताया कि बम की धमकी मिलने के बाद मस्कट कोच्चि दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C2706 को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सभी यात्रियों को उतार दिया गया और फ्लाइट की जांच जारी है। अभी भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जब किसी फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलती है तो आपको बता दें कि एयरलाइंस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती हैं, जिसे विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी यात्री और चालक दल की सुरक्षा बनी रहे, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। इससे पहले एयरलाइन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि गोवा से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में प्रतिकूल मौसम की वजह से सोमवार को बीच हवा में टर्ब्यूलेंस का अनुभव किया गया, लेकिन चालक दल ने विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराया। एयरलाइन ने आगे कोई विवरण दिए बिना कहा कि फ्लाइट 6C6811 लखनऊ में सुरक्षित रूप से उतरी।